महाराष्ट्र सीईटी और जेडब्ल्यू जैसे एग्जामिनेशन में लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का ही सिलेक्शन क्यों होता है, क्या कमियां रह जाती बाकी सब बच्चों में जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उस कमी को बोला जाता है फोर्थ सब्जेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट टुडे बिकॉज आज का वीडियो इसी को डेडिकेट कर रहा हूं मैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इक्वेशन एक्स। मेरा नाम है शैलेश और मैं आपका मैथ्स आसान बनाता हूं। लेकिन आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम सबके लिए, बिकॉज अगर तुमने इस पे ध्यान नहीं दिया, नो मैटर हाउ तुम कितना घंटा पढ़ते हो, नो मैटर तुमने कितनी प्रिपरेशन की है, तुमने कितने पीवाईक्यूज लगाया है, क्या तुमने किया है, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। और लास्ट के दिन जस्ट बिकॉज तुम्हारा फोर्थ सब्जेक्ट वीक है, उस दिन तुम उसके कारण तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा। बिकॉज बहुत से बच्चों का एक ही लाइन होता है कि सर एग्जामिनेशन से पहले मुझे सब आता है, एग्जामिनेशन के बाद मुझे सब आता है, पता नहीं एग्जामिनेशन के दिन क्या हो जाता है, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूं, मैं उस दिन ब्लैंक हो जाता हूं, डर जाता हूं, किसी किसी के हाथ कांपते हैं, कोई कोई फेंट आउट हो जाता है। पता है ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये जो 18 साल के बच्चे जो है, जो टीन एज में होते हैं, उन लोगों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है। इसी को हम बोलते हैं कि इन लोगों का इमोशनल इंबैलेंस ज्यादा होता है। इमोशनल इंबैलेंस संभालने के लिए कुछ चीजें हैं गाइस जो आज तुम लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। ये वीडियो लास्ट तक सुनना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये मेरी थ्योरी है, इस थ्योरी को मैं बोलता हूँ 3 बॉक्सेस थ्योरी। बिकॉज प्रिपरेशन के टाइम पे होता ऐसा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं और अंदर आता है तुम्हारा कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर तुमने बिल्ड किया है। अगर तुमने इस कैरेक्टर को बिल्ड नहीं किया है, तुमने अगर अपने चौथे सब्जेक्ट पे काम नहीं किया है, तो उस दिन तो तुम्हारे टाटा फीस होने वाली, तुम्हारा बेड़ा गर्क होने वाला है। कितने भी मॉक टेस्ट दे दो, कितने भी इक्वेशन सॉल्व कर लो, कितने भी ट्रिक्स लग लो, कितने भी पीवाईक्यूज लगा लो, लेकिन उस दिन अगर तुमने अपने आप को अगर नहीं संभाला, अपने डिसीजन मेकिंग को, अपने पेशेंस को, अपनी एक्यूरेसी को, अपनी स्पीड को कोलैबोरेट करके एक जगह पे अगर तुम लेके नहीं जाए, उस दिन तो तुम्हारा एग्जामिनेशन तो धरा के धरा रह जाएगा। ये फोर्थ 3 बॉक्सेस क्या होता है, ये फोर्थ सब्जेक्ट क्या होता है, सभी बात करेंगे। जो भी तुम्हारा सिलेबस है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, सबसे पहले एग्जामिनेशन को 4 महीने बाकी है। इस सिलेबस को मैक्सिमाइज करने, स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए अपने सिलेबस को डिवाइड कर देना इन 3 हिस्सों में। यह है तुम्हारा व्हाइट, दूसरा है तुम्हारा ग्रे, तीसरा है तुम्हारा ब्लैक जोन। सबसे पहले अपने एग्जामिनेशन से पहले उन चैप्टर को, सिलेबस को अच्छे से ऑब्जर्व करना। उन सिलेबस में अगर तुम जितने भी चैप्टर्स तुमने बड़े हैं, उन सारे चैप्टर्स को इन 3 हिस्सों में डिवाइड करना। ये हिस्से क्या है सर, क्या होता है ये ब्लैक, व्हाइट, ग्रे? अगर तुम्हारा कोई चैप्टर खत्म हुआ है, पढ़ा के हो चुका है, तुमने अच्छी खासी प्रिपरेशन उसकी की है, उसके ऊपर तुम्हारा स्कोर आता है, तो उसको व्हाइट में लिख देना। कोई भी चैप्टर, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, जहां तुम पढ़ रहे हो, ये सबके लिए वैलिड है। जो चैप्टर तुम्हारा पढ़ के हो गया, उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हुई है, अगर जो भी तुम्हारा स्कोर आता है 100% ही आता है, उस चैप्टर को हम लोग बोलेंगे व्हाइट, जिसमें तुम लोगों की प्रैक्टिस, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों हुए हैं। दोनों को टिक लगा दो, इससे ही तुम्हारे मार्क्स आते हैं। ग्रे स्केल में वो होता है जो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें पढ़ा के रखा है, तुम्हारा थ्योरी इसका पूरा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं हुई है, तो प्रैक्टिस से कमतरताएं हैं। तो ऐसे चैप्टर्स को सबसे पहले ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे काम करना है। और तीसरा वाला जोन ऐसा होता है कि जिसकी ना थ्योरी अच्छी है, ना तुम्हारी थ्योरी सही है, ना तुम्हारी प्रैक्टिस सही हुई है। और तुम्हें पता है तुम्हारा स्कोर, तुम्हारा फोर्थ सब्जेक्ट, तुम्हारी जो इमोशनल इंबैलेंस, डिसीजन मेकिंग, ये सब इस पे ही डिपेंड करता है। एग्जामिनेशन से पहले अपने चैप्टर्स को ऐसे डिवाइड कर लेना, और डिवाइड करने के बाद याद रखना कि तुम्हें ब्लैक से ग्रे में आना है और ग्रे से व्हाइट में आना है, बिकॉज व्हाइट से ही मार्क्स आते हैं, ग्रे से मार्क्स नहीं आते हैं। ब्लैक तो टाइम खाने के लिए होता है। एग्जामिनेशन में जाने के बाद सबसे पहले पेपर को 2 बार पढ़ो। 2 बार पढ़ना कैसे है, तुम 1 से लेके 25 से 1, अगर तुम जी का प्रिपेयर दे रहे हो, अगर तुम सीटी दे रहे हो, तो 150, 50, 101 पढ़ते जाना है। जब तक तुम्हारा पेपर पढ़ के नहीं होगा, तब तक सॉल्यूशन नहीं करना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा वाइड स्केल वाला कोई चैप्टर का क्वेश्चन उसमें आ जाए, तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा 2 सेकंड में हो जाएगा, तो उस क्वेश्चन को उठाओ, सबसे पहले उसको सॉल्व करो। उन चैप्टर के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करना जो व्हाइट स्केल से आए हैं, व्हाइट जोन से आए हैं। उससे होगा क्या बताऊं, तुम्हारा कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस लेवल पे चला जाएगा, प्लस स्कोर भी आएगा, और तुम उन क्वेश्चन को नहीं अटकोगे जो क्वेश्चन तुमसे होते ही नहीं है। तो ये अगर पेन है तुम्हारा, अगर क्वेश्चन नंबर 1 तुमने देखा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हारा हाथ अपने आप चालू हो गया उस सॉल्व करने के लिए, तो समझ जाना वो क्वेश्चन तुमसे बनता है। लेकिन क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद अगर फिर भी तुम्हारा हाथ उठने के लिए रेडी नहीं है, तो समझ जाना उस क्वेश्चन को तुम्हें स्किप करना है। अगर तुम ये नहीं करोगे, मैं टीचर हूं, मैं हर बार पेपर सेट करता हूं, इस पेपर सेटिंग में पता है
एक चीज है कि अगर मुझे 25 जी के क्वेश्चन सॉल्व बनाने हैं तो उसमें से मैं 5 क्वेश्चन इजी डालूंगा, मैं 5 क्वेश्चन हार्ड डालूंगा और बीच वाले 15 क्वेश्चन में मॉडरेट डालूंगा। बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि मैं पेपर ऐसे सेट करता हूं, 5 क्वेश्चन इजी होंगे, 5 क्वेश्चन तुम्हारे हार्ड होंगे और 15 क्वेश्चन तुम्हारे मॉडरेट टू हार्ड होंगे। इजी नहीं बोल रहा, मॉडरेट टू हार्ड होंगे। मैं पता है ये हार्ड क्वेश्चन क्यों डालता हूं, मुझे पता है ये हार्ड क्वेश्चन मैंने मार्क्स निकलवाने के लिए दिए ही नहीं है, मैं जाल बिछाता हूं भी। सारी की सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भाई लोग और बहन लोग, ये सारे एग्जामिनेशन टाइम बेस्ड चलती है, टाइम कंस्टेंट बहुत बड़ा है इन लोग का। तो मैं 5 क्वेश्चन डालता हूं इसलिए हूं बिकॉज बच्चों का टाइम खराब हो। तो अगर तुम लोग ये ब्लैक जोन वाले क्वेश्चन में पहले से अटक गए तो तुम्हारा सबसे पहले टाइम खराब होगा और सब उसके बाद जाएगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस। ये कील करना है दोनों को, और एक बार अगर टाइम और कॉन्फिडेंस अगर दोनों कील हो गया तो तुम्हारा इमोशनल इंबैलेंस वहां पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है और तुम्हारा पूरा की पूरा सिलेबस, पूरा की पूरा टेस्ट जो है उसकी बैंड बज जाती है। इसलिए जो क्वेश्चन तुम्हारे ब्लैक जोन वाले हैं उनको टच भी मत करो। तुम्हारे मार्क्स तो वैसे भी नहीं आएंगे लेकिन तुम्हारा स्कोर जो है, तुम्हारा टाइम जो है वो बच जाएगा। और जो टाइम बचा हुआ टाइम जो है वो तुम ग्रे वाले को और व्हाइट वाले को देना। तो इसीलिए सबसे पहले अपने चैप्टर्स को डिवाइड करके रखना कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर ब्लैक में है, तुम्हारा कौन सा चैप्टर व्हाइट में है, तुम्हारा कौन सा चैप्टर ग्रे में है। अगर तुम ये सब नहीं कर रहे हो तो एग्जामिनेशन के दिन जाने के बाद तुम अपनी बैंड बजा लोगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारा एग्जामिनेशन के दिन तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बाहर खड़े हो जाते हैं, दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े हो जाते हैं और एग्जामिनेशन के अंदर तुम्हारा ओरिजिनल कैरेक्टर जाता है। अगर तुमने उस कैरेक्टर को पहले से ही ट्रेनिंग दे के नहीं रखी है कि भैया अगर मेरा हार्ड क्वेश्चन आया तो मैं उसको नहीं सॉल्व करने वाला, अगर मेरा सिंपल क्वेश्चन आया तो मैं उसको छोड़ने नहीं वाला। नॉर्मली ऐसा होता है, कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। और दोनों चीजों में अगर तुम्हारा क्वेश्चन में अगर स्टार्टिंग में और लास्ट में अगर मैंने हार्ड क्वेश्चन डाल के रखे, मैंने ब्लैक वाले क्वेश्चन डाल के रखे हैं, उस दिन मोस्ट प्रॉब्ली तुम उन्हीं क्वेश्चन में अटक जाओगे जो क्वेश्चन तुम्हें छोड़ने थे। कि अगर इजी टास्क में बोल रहा हूं, अगर तुम JEE कर रहे हो, अगर तुम्हारे 5 क्वेश्चन इजी है भाई लोग तो ढूंढो ना ये 5 क्वेश्चन कहां है। 1 घंटा बहुत होता है। वैसे अगर मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हें, अगर ऑल इंडिया रैंक में आना है, अगर मैथ्स का पेपर स्कोर करना है तो तुम्हारे वैसे भी तुम्हारा स्कोर 70 के आसपास आना चाहिए। 70 मतलब कितने क्वेश्चन होते हैं? 17 से 18, मैं बोला 17 राउंड फिगर है। अगर 17 क्वेश्चन सॉल्व करने तो वैसे भी JEE 8 क्वेश्चन डिस्काउंट कर दी तुम लोग को। कोई NTA नहीं बोलता कि 25 में से 25 सॉल्व करो, वो बोलते 15 से 17 क्वेश्चन आराम से बना लो, बाकी तेल न जाने भाड़ में गए बाकी सब क्वेश्चंस। तो कैसे करना है फिर? सबसे पहले ये 5 क्वेश्चन अब ढूंढने हैं। ये हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 में मिल जाए या 10 से लेकर 15 में मिल जाए, 15 से लेकर 25 मिल जाए। तुम घूम के तो आओ, पहले गार्डन में जाओ तो सही, देखो तो सही बुफे में क्या क्या रखा है खाने के लिए। हर चीज खाई नहीं जाती। जैसे तुम शादी में जाने के बाद देखते हो ना बुफे में क्या रखा है, हर चीज थोड़ी खाई जाती है यार। अपने को जो पसंद है वो खा लो ना। तो पहले ये 5 क्वेश्चन बना लो, फिर ये 15 में से तुम लोगों को कम से कम 10 क्वेश्चन निकलवाने हैं। इसको छोड़ ही दो ना, ये टाइम खाने के लिए दिए वहां पे। और पता है इमोशनल इंबैलेंस, 4 सब्जेक्ट वीक जो बच्चे वो करते क्या है, वो सबसे पहले इनसे भिड़ते हैं। ये हार्ड वाले क्वेश्चन बच्चों का ईगो चैलेंज करता है। अगर हार्ड क्वेश्चन दिया है, मुझे पता है ये क्वेश्चन तुमसे बनने नहीं वाला, लेकिन तुम इससे अड़े हो स्टार्टिंग से ही, तो तुम्हारा ईगो बीच में आएगा। 2-4 स्टेप लिखोगे, फिर आंसर मैच नहीं करेगा, फिर ईगो बीच में आएगा, फिर तुम वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वही करोगे, फिर आंसर नहीं आएगा। उससे तुम्हारी बैंड बच जाएगी। और जिन लोगों को ये सब समझ में नहीं आता, टैक्टिक्स अगर तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम अपने आप को उस जोन में लेके जाओगे जहां पे तुम्हें फोमो फील होगा और लगेगा मुझे कुछ नहीं आता है। इसलिए किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जामिनेशन की, जितना भी टाइम है तुम्हारा उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना। अगर तुम JEE में हो, अगर तुम CET में हो, CET में मैथ्स के पेपर में 90 मिनट्स मिलते हैं, तो पहले 30 मिनट, फिर 30 मिनट और फिर 30 मिनट डिवाइड कर देना। अगर तुम JEE में हो तो भाई लोग पहले 20 मिनट, पहले 20 मिनट और पहले 20 मिनट डिवाइड कर देना। इस पहले जोन में तुम्हें सबसे पहले उस क्वेश्चन पेपर को कम से कम 2 बार रीड करना है। कुछ भी हो जाए, पेन छोड़ दो, पेपर रीड करो। अगर तुम बोल रहे हो कि सर मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, तो अपने आप को रीड करने की आदत डालो कि तुम कैसे स्पीड से लर्न कर सकते हो, स्पीड से रीड कर सकते हो। आदत डालो। जहां पे 5 मिनट लगते हैं उस पहले चेक तो करो, जाके घर जाके चेक करो मुझे 25 क्वेश्चन रीड करने कितना टाइम लगता है। अगर 7 मिनट लग रहे हैं तो कैसे भी करके 7 मिनट को 5 मिनट पे लेके आओ। अगर तुम्हें 10 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट को 7 मिनट पे लेके आओ। इसमें ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि अगर तुम 1 से लेकर 25 जा रहे थे ऑन द वे, तुम्हें अगर ऐसा
क्वेश्चन मिला जो तुमने पहले ही किया था, किसी मॉक टेस्ट में दिया था, कोई स्नाइपर यूज कर रहा था, उसको पहले सॉल्व कर लो भाई। तुम्हें उन क्वेश्चन को बिल्कुल डक करना है जो क्वेश्चन तुम्हें करने ही नहीं थे, तुम्हें वो क्वेश्चंस करने हैं जो तुम्हारे रेंज के थे। अगर ऐसा तुम करोगे ना, कॉन्फिडेंस तो आएगा तुम्हारा। उसके बाद ये 2 बार पढ़ लो, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। अगर तुम JEE कर रहे हो तो पहले 20 मिनट में तुम्हारे कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन बनने चाहिए। अगर तुम CET कर रहे हो तो पहले 20 मिनट में तुम्हारे 10 से 15 क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं बोलता हूं तुम लोग को जिनके पास स्नाइपर्स है, CET में 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे बनने वाले हैं तुम्हारे। कंडीशन ये है कि स्नाइपर यूज करने के लिए तुम्हें पहले पता तो हो कौन से क्वेश्चन स्नाइपर वाले आए हैं। सीधा भिड़ना नहीं है मेरे भाई, सीधा भिड़ना नहीं है। सीधा अगर भिड़ने जाओगे ना, तुम ब्लैक जोन वाले क्वेश्चन को सबसे पहले पकड़ोगे। तुम्हें ब्लैक जोन वाले क्वेश्चन को छोड़ना था और इजी वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना था। तुम उल्टा अगर कर गए, गलत फहमी में अगर फंस गए कि ब्लैक वाले पहले सॉल्व कर रहे हो, ग्रे वाले को छोड़ रहे हो और व्हाइट वाले को तुक्का मार रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। बिकॉज तुम पढ़ने के बावजूद तुम बोलोगे सर मेरे को एग्जामिनेशन के पहले सब आता था और वही पेपर जब घर जाके मैंने देखा तो मुझे कुछ नहीं आया। ये चौथा सब्जेक्ट है और इस चौथे सब्जेक्ट को निपटने के लिए सबसे बड़ी चीज बोलता हूं, दो चीजें बोलता हूं, अगर हो सके तो फॉलो करना। पहला रहेगा तुम्हारा रीड बुक्स। एटलीस्ट एक बुक खरीद लो, कोई भी खरीदो जो तुम्हारे प्रॉब्लम को एड्रेस करे। ऐसी बुक खरीद लो जो तुम्हारी इमोशंस के ऊपर काम करे, रैशनल थिंकिंग बढ़ाए तुम लोगों की। बिकॉज टीनेजर हो तो तुम्हारे डिसीजंस और तुम्हारे इमोशंस 2 अलग अलग चीजें होनी चाहिए। जिस दिन ओवरलैप हो गया ना, उस दिन तुम्हारी एग्जामिनेशन की तो बैंड ही बजनी है। पहला रीड और दूसरा हो सके तो मेडिटेट करना शुरू कर दो। मेडिटेशन का होता है, अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो दिमाग थोड़ा शांत रहता है, स्टेबल रहता है, डिसीजन मेकिंग हाई होती है। अगर तुम ये सब अगर नहीं करोगे मेरे भाइयों और बहनों, तो ये वाला जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ ना, दिस इज द 4th सब्जेक्ट। नो मैटर हाउ स्ट्रांग यू आर, नो मैटर हाउ वेल ट्रेंड यू आर, नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, अगर तुम्हारा 4th सब्जेक्ट वीक है ना तो तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। और ट्रस्ट में IIT JEE हो, महाराष्ट्र CET हो, UPSC हो, गेट हो, सब में एक ही चीज़ होती है। ये लोग कोई तुम्हें ट्रेन नहीं करता। हम लोग ट्रेन करते हैं तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए, लेकिन कोई तुम्हें ट्रेन नहीं करता इमोशंस के लिए। और इतना सब याद रखना, एग्जामिनेशन के हॉल में जाने के बाद तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं, अंदर रहता है तो तुम्हारा 4th सब्जेक्ट। बिकॉज बोलते ना, युद्ध तो प्रयास में जीते जाते हैं, युद्ध के दिन तो बस प्रमाण दिया जाता है। और वो प्रमाण देने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो 4th सब्जेक्ट होता है। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है तो तुम सीरियस एस्पिरेंट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप तुम्हारा 4th सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो। और इसको टैकल करने के लिए एक गाना पकड़ के चलो साथ में, जो गाना तुम्हें मोटिवेशन दे जाए। मेरे लिए गाना है, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद।